कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो रोज की तरह अपने प्रेजेंट सीरीज के आज हम पार्ट 13 में बढ़ चुके हैं। देखते देखते आज हम 13th पार्ट पर आ चुके हैं। और जैसा कि हम रोज अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं, आज भी वैसे ही डेली वर्कशीट जो 10 मार्क्स का होगा, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज दोनों ही सब्जेक्ट्स में हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और साथ साथ उसके फुल सॉल्यूशन को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ। तो ये रहा आपका 13th नंबर वर्कशीट और ये है उसका पहला क्वेश्चन। A and B are partners in 5:4. C was admitted as a partner and the ratio between B and C will be same as in between A and B. देखिए ये एक लेटेस्ट ट्रेंड में काफी यूनिक टाइप का एक पैटर्न है क्वेश्चन का, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का एक रेशियो मिल जाता है, एक न्यू पार्टनर आता है, उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और न्यू पार्टनर का किसी ओल्ड पार्टनर के साथ रेशियो का एक ऐसा लैंग्वेज यूज कर देते हैं कि वो बिल्कुल ओल्ड पार्टनर की तरह ही होगा और बोलते हैं न्यू रेशियो निकालिए। तो इसमें हमारे पास डेटा ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिसको हम लेकर सॉल्व कर सके। तो समझ ही नहीं आता बच्चों को कि आंसर हो क्या सकता है इसका। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट तो बिल्कुल बताना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीधे आइए आंसर की से बात करते हैं, कैसे इसका आंसर निकालें। देखिए क्वेश्चन में जो कहा था उसका मतलब था कि ए और बी उनका रेशियो जो कि 5 और 4 का है, सेम वही रेशियो होना चाहिए बी और सी का आफ्टर एडमिशन। यानी बी और सी के बीच में जो रिलेशनशिप ऑफ रेशियो होगा वो भी एग्जैक्ट 5:4 में ही हो। ये उनका एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप में। अब देखिए पार्टनर तो सिर्फ 3 है, ए बी और सी, लेकिन अगर हम यहां से 2 डिजिट ले ले और यहां से भी ले तो बन जाते हैं 4। अच्छा, अब अगर आप भी सोचेंगे कि 4 है तो क्या दिक्कत है, हम ए का यहां से ले लेंगे, बी का ले लेंगे और सी का ले लेंगे। लेकिन अब बी का कौन सा लेंगे, 4 लेंगे कि 5 लेंगे, ये तो अलग अलग हो जाता है। दोनों सेम होता तो कोई दिक्कत भी ना होती। तो ये है प्रॉब्लम। अब ऐसे केस में आप क्या लेंगे बी में, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसीलिए सबसे जरूरी क्या है, आपको इक्वल वेट देना होगा बी के शेयर को। मतलब बी का शेयर यहां जितना है एग्जैक्ट यहां भी उतना ही होना चाहिए, या फिर यहां जितना है तो यहां भी उतना ही होना चाहिए। ये आपको करना होगा सो दैट की वैल्यू जो हो वो इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। और यहां पर अब हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली मैथ का ही रूल लगने वाला है। देखिए ए और बी का 5:4 और बी और सी का 5:4, यहां एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, छूट गया है। ये दोनों रेशियो सेम है, लेकिन जिसमें ये जो कंपोनेंट है बी के नाम से वो दोनों अलग अलग है। तो इसको इक्वल लाने के लिए सेम नंबर तो नहीं हो सकता, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल ला सकते हैं। लाइक अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20 बन सकता है। ऐसे ही अगर यहां के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 20 बन जाएगा। लेकिन मैथ्स के नियम के मुताबिक अगर ये एक इक्वेशन है या एक रेशियो है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ वो 4 को ही मल्टीप्लाई करेगा बल्कि इस 5 को भी मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही अगर हम 4 यहां लिखते हैं तो वो ये भी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो बस मैथ्स के इस बेसिक रूल को अप्लाई करते हुए अब हम आगे सॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी ए का शेयर बन जाएगा 25 के इक्वल टू। ऐसे ही बी में बात करें तो 5 इंटू 4 आ गया 20 यहां से। फिर यहां भी बी है 4 इंटू 5, ये भी 20 सेम डिजिट। और लास्ट में सी की बात करें तो ए 4 इंटू 4 यानी 16। तो फाइनली अब हमारे पास ए बी बी फिर सी, यानी दोनों जगह बी का डेटा बिल्कुल सेम है, चाहे जहां से ले लीजिए। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली ए बी और सी का 25 20 और 16। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर 25 20 और 16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बी, जो कि एक पार्टनर है, पेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000। तो बी जो एक पार्टनर है उसने बिजनेस के क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो पूछ रहे हैं कौन सा अकाउंट है जिसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसका जवाब कुछ और नहीं है, इसकी जर्नल एंट्री से ही मिलेगी। तो मैं सीधे आपको पहले एंट्री दिखा देता हूं जो मैंने बना रखा है यहां पर। देखिए बिजनेस का एक्सपेंस पेड हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। और पे करने के लिए बिजनेस का पैसा नहीं लगा, पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर को उसके रिटर्न्स में पैसे देंगे कैपिटल को इंक्रीज करके, तो कैपिटल उसका क्रेडिट हो जाएगा।
तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ गया। तो फाइनली ये आपकी एंट्री है और पूछा यही गया था कि इस केस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। तो क्रेडिट आपको दिख रहा है कि बी को करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है यहां पर, जिसमें कि बी का अकाउंट क्रेडिट होना है, ये रहा वो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना आपको, नॉट करेक्ट बोला गया है, यानी आपको वो चुनना है जिसको आप फॉल्स कह सकते हैं। ठीक, ट्रू जितने होंगे वो आपका आंसर नहीं हो सकता। पहले में बोला गया है शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है शेयर्स कैन नॉट बी री इश्यूड एट डिस्काउंट, तो बता दो कि इशू मतलब हो गया पब्लिक को या किसी को भी फ्रेश इशू करना, री इशू मतलब फॉरफिट के बाद दोबारा से किसी को री इशू करना। और यहां री इशू की बात बोल रहे हैं, री इशू को डिस्काउंट पर आप नहीं कर सकते ये बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप डिस्काउंट पर री इशू तो करते ही हैं, जिसको हम डेबिट में शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, यानी ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर तो आपको मिल ही चुका है, यही है। बाकी भी मैं पढ़ देता हूं कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट, तो ये तो रूल ही है, ये फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। एंड लास्ट है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये भी सही जवाब है। तो पहले ही मैंने कहा था जितने भी ट्रू होंगे वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट तो सिर्फ एक ही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी, अगेन बी, इसका जवाब हो गया कि शेयर्स को आप री इश्यू डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। चलिए बड़े क्वेश्चन पे आते हैं, और एक बार फिर आज के इस क्वेश्चन में वर्कशीट में हमने शेयर्स का प्रेजेंटेशन कंपनी के बैलेंस शीट में लिया है, क्योंकि एक वाइटल पार्ट है आपके सिलेबस का। X Limited was registered with an authorized capital of rupees 75 lakh divided into equity shares of 100 each. During the year it issued 40,000 shares, तो आपके पास टोटल इतने लाख रुपीस के कैपिटल थे और आपने 40,000 शेयर्स को ऑफर किया है पब्लिक को, जिसका अमाउंट 3 हिस्सों में बांटा गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, अब डिटेल्स में तो तभी समझेंगे या देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, अभी तो बस एक रीडिंग लगा रहे हैं। पब्लिक ने अप्लाइड किया 36,000 शेयर्स, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोगों के बारे में बताया गया है। मिस्टर ए के बारे में लिखा है कि 2000 शेयर्स थे इसके पास और फेल टू पे किया है अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी एप्लीकेशन ही सिर्फ दिया था। और बी के लिए कहा है 1000 शेयर्स, फेल टू पे मनी ड्यू ऑन कॉल्स, इसने सिर्फ और सिर्फ कॉल नहीं चुकाया। लेकिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि फॉरफिट किया जाएगा ओनली मिस्टर ए शेयर, यानी ए जिसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिया था उसके ही शेयर्स को हम कह रहे हैं फॉरफिट करेंगे, बट बी के लिए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। शो हाउ शेयर कैपिटल वुड बी प्रेजेंटेड इन कंपनीज बैलेंस शीट, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, यानी जो एक जनरल रिक्वायरमेंट होता है इस टॉपिक से वही मांगा गया आपसे एग्जैक्टली। देखिए मैंने इसके पिछले वाली वर्कशीट में भी ये बात आपको क्लियर किया था, क्वेश्चन चाहे जैसा हो, अगर कंपनी का बैलेंस शीट प्रेजेंट करके बना करके शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप बिना कुछ पढ़े भी इतना कर सकते हैं। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये फॉर्मेट हो गया। पार्ट 1 यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, उसके अंदर हेडिंग नंबर 1 जिसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड, और जिसके अंतर्गत सब हेडिंग यानी कि शेयर कैपिटल, इसमें आता है आपका शेयर्स। बस उसको यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखकर आप मेंशन कर देंगे, और जिसका आंसर अभी आपको नहीं पता है ये आपके नोट्स टू अकाउंट से आपको मिलेगा। तो इतना तो बेसिक चीज आप कभी भी कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को समझे भी ना। अब जो आंसर आएगा हमारे नोट्स टू अकाउंट से आता है, तो इसको हम बाइफरकेट करते हैं, ऑथराइज्ड, फिर इशूड एंड लास्ट सब्सक्राइब, जो दो टुकड़ों में होता है। कभी कभार दोनों दिखता है, कभी कभार एक, और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, फिर भी आज बताऊंगा दोबारा से, ध्यान सुनिए बस। तो ऑथराइज कैपिटल के लिए बोला था 75 लाख, जिसको बोला गया था शेयर्स ऑफ 100 ईच में डिवाइडेड है, तो कितने शेयर्स यहां हो सकते थे 75,000, तभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो 75 लाख बनेगा। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, जिसमें है 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच यानी 40 लाख। नाउ सब्सक्राइब्ड में फुल्ली पेड होगा कि नॉट फुल्ली, इसके लिए मैं सीधे आपको वहां नहीं पहले यहां लाऊंगा, तभी आपको बताऊंगा सब्सक्राइब में कौन सा होगा। देखिए पहले मैंने आपको कहा था कभी भी जानना है तो सब्सक्राइब कैपिटल का या नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब का पहले फॉर्मूला डालिए, और वो है अलॉटेड शेयर्स माइनस फॉरफिटेड शेयर्स एंड माइनस प्लस री इशूड शेयर्स, ये एक फॉर्मूला है। जिसमें से अलॉटेड शेयर्स यानी पब्लिक ने अप्लाई किया था 36,000 और उतना ही अलॉट किया गया, 36,000 अलॉटेड शेयर्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन के मुताबिक मिस्टर ए का शेयर्स फॉरफिट हुआ था सिर्फ और सिर्फ, और मिस्टर ए का मतलब ओनली 2000 शेयर्स, और री इशू के कहीं कोई बात हुआ ही नहीं है, तो फाइनली आपके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बच जाते हैं वो है 34,000। तो अब आप यही कह सकते हैं कि आपके सब्सक्राइब शेयर्स के नंबर्स कितने हैं 34,000।
इसी को अब आप स्प्लिट करने वाले हैं दो टुकड़ों में, एक फुल्ली और दूसरा नॉट फुल्ली। अब दोनों होगा जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप का तो कोई मैटर नहीं, क्योंकि एरियस फाइनल कॉल तक गया है, यानी कॉल मनी तक गया है, तो कॉल्ड अप तो पूरा हो गया। नॉट फुल्ली में आने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, पहला कॉल्ड अप का पूरा ना होना, वो तो यहाँ पे है नहीं केस, और दूसरा है कि एरियर्स का होना। तो मैंने बताया था कि एरियर्स का होना एक अलग बात है और एरियर्स के अकाउंट का बैलेंस होना दूसरी बात है। देखिए अगर हम बात करें ए की, तो ए के अकाउंट में या ए के शेयर्स में एरियर हुआ था किस पर, अलॉटमेंट पर और कॉल मनी पर, है ना। लेकिन बोला गया था इनके शेयर्स को फॉरफिट कर डाला। फॉरफिट करने का मतलब है कि ये एरियर्स जो इनका आया था वो अपने आप क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब ए के नाम से एरियर बचा ही नहीं है। लेकिन जब आप बी के करते हो आप, तो बी के शेयर्स थे 1000 और इनके साथ बोला गया था कॉल्स पर एरियर था और इनके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया गया। तो जब फॉरफिट नहीं किया गया तो इनका जो एरियर्स का अकाउंट है वो क्लोज नहीं हुआ। तो बस एरियर जिस पर है वही शेयर्स नॉट फुल्ली पर आएंगे, यानी कि नॉट फुल्ली में सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर्स। और 34,000 में से अगर 1000 शेयर्स नॉट फुल्ली हैं तो बाकी के 33 क्या हो जाएंगे, फुल्ली, है ना। तो इस तरह से आप पहले बाइफर्केशन बना लेंगे। जैसे ही आप ये बना लीजिए तभी आप आएंगे अपने शेयर कैपिटल के इस हिस्से में। तो अब हमने देख लिया सब्सक्राइब का दोनों वर्जन है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, और दूसरा भी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का जो लैंग्वेज है, 33,000 शेयर्स है हमारे पास, 100 ईच का है, और फुल्ली कॉल्ड अप की मैंने यहां लिखनी पड़ती है क्योंकि इस शेयर्स को यहां पर 100 नहीं, कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फिलहाल पूरा है इसलिए 100 बात एक ही है, 33 लाख रुपीज ये हो गया। देन अगला आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, जिसमें हमने बाइफरकेट किया था, 1000 शेयर्स आएंगे 100 ईच के, फुल्ली कॉल्ड। तो अगेन 1000 को इंटू करेंगे आप किससे, कॉल्ड अप से, तो आएगा ₹1 लाख। ये हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली का बेस अमाउंट, जिसमें से माइनस होता है एरियर्स। और एरियर्स क्या था, ए का भी था बी का भी था, लेकिन ए का तो अकाउंट क्लोज हो गया लेकिन बी का नहीं, इसलिए बी के 1000 शेयर्स इंटू 20 कर देंगे तो 20,000 एरियर्स है बी का, दोनों घटाएंगे आपस में तो आ जाएगा 80,000 नेट अमाउंट फ्रॉम सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। अब लास्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट। नाउ शेयर फॉरफिट अकाउंट कैसे आता है, शॉर्टकट में आपको कोई एंट्री बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। शेयर फॉरफिट अकाउंट का मतलब ही होता है कि जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट तो किया लेकिन री इश्यू नहीं किया, तो आपने 2000 शेयर्स तो फॉरफिट किए थे लेकिन री इश्यू नहीं किए, इसीलिए फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस 2000 शेयर से ही आएगा। और फॉरफिट अकाउंट में वो वैल्यू एक्चुअली आती है जितना अमाउंट आपको उस शेयर होल्डर से मिल चुका होता है। याद रखिएगा, एरियस मतलब जो नहीं मिला, और फॉरफिट का मतलब जितना मिल चुका होता है। तो आपको उससे अलॉटमेंट नहीं मिला था और फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, यानी कॉल मनी, तो बस एप्लीकेशन मिला था जो कि 30 रुपीज का था, बस मल्टीप्लाई कर दिया गया, 60,000 रुपीज शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस हो गया। नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड एंड फॉरफिट अकाउंट, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, जो आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर, जो आपके बैलेंस शीट में जाएगा एज शेयर कैपिटल, जिसका अमाउंट ये रहा आपके सामने 34,40,000। अब बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम की। तो अगर आपने ब्लैंक बैलेंस शीट बनाया, मतलब कोई वैल्यू नहीं लिखी लेकिन इतना बनाया, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे कितने, हाफ। अगर आपने ये ब्लैंक बनाने के साथ ये अमाउंट भी सही लिख दिया है, चाहे उसको अपने वर्किंग में दिखाया चाहे नहीं दिखाया, तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। रेस्ट 3 मार्क्स आपके इस वर्किंग नोट, यानी वर्किंग नोट तो गलत कहना होगा, नोट्स टू अकाउंट इसका नाम है, इससे मिलेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल को सही दिखाने का हाफ, इशूड कैपिटल सही दिखाने का हाफ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का हाफ, अब रह जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली और शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली, देखिए यहां से सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली, जिसको मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपीज आया, इस पर हाफ, एरियर्स का अकाउंट माइनस करने के लिए जो अमाउंट आया 20,000 उसका हाफ, और शेयर फॉरफिट अकाउंट में आया 60,000 उसका हाफ। अगर आप ये सब कुछ ठीक से दिखा सकते हैं या दिखाया है आपने, तो आपको मिल जाता है पूरा 4 में 4 नंबर। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, नेम द मेजर हेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो बताना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चन में बोलता तो है मेजर हेड्स, लेकिन आपको जवाब देना होता है दोनों, हेड्स भी और सब हेड्स भी। ये 6 टोटल नेम्स हैं आपके सामने, इनको आपको कैटेगराइज करना है बैलेंस शीट के हेडिंग्स में एज वेल एज सब हेडिंग्स में। सब हेडिंग्स को आप आदत बना लीजिए कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग दोनों ही लिखने हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो देखिए ये इसका एक नॉर्मल सा तरीका है लिखने का, आइटम्स, हेड्स एंड सब हेड्स, यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग। पहला नाम था बिल रिसीवेबल, और आपको मैंने पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन लिया था तो बताया था कि डायरेक्ट हेड्स मत सोचिए आप, पहले ये सोचिए कि बिल रिसीवेबल एक्चुअली एसेट्स है कि लायबिलिटीज। तो बिल रिसीवेबल एक एसेट्स होता है, तो एसेट साइड तो सिर्फ दो ही हेडिंग्स होती हैं। देखिए ये लायबिलिटी साइड में 1
2 और 3 होते हैं, नॉन शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड 2 ही होते हैं, करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो पहले आप हेडिंग मत सोचिए, पहले आप सोचिए कि किस साइड में आपको लिखना है, लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड। तो बिल रिसीवेबल एक एसेट्स होता है, और एसेट्स में जो 2 हेडिंग उनमें से ही एक हो सकता है, और वो है फिलहाल करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर अब आता है सब हेडिंग का मैटर। तो सब हेडिंग है फिलहाल इसकी ट्रेड रिसीवेबल। अब आपको यहां पे याद ही करना है, ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला आता है टैक्स रिजर्व। नाम में ही रिजर्व है तो इसी से हिंट मिल जाता है कि रिजर्व तो लायबिलिटीज आता है। लायबिलिटीज में 3 में से जो हेड यहां यूज होता है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और जिस सब हेड में आता है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी 11 से आप इसको लिखते आ रहे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और जिस तरह की लायबिलिटीज है वो है करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज के वेरियस सब हेडिंग्स में से जिसमें ये आता है वो है अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है शेयर्स इन जेड लिमिटेड। देखिए शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक हमारी खुद के कंपनी के और एक जो दूसरी कंपनी के हम परचेज करते हैं। अगर हमारी कंपनी के वो शेयर्स होते हैं तो यहां पर वो अलग तरीके से लिखा होता है, जैसे ऑथराइज्ड है, सब्सक्राइब्ड है, ऐसा कुछ। तो यहां पे लिखा है शेयर्स इन जेड लिमिटेड, मतलब हम जेड लिमिटेड के शेयर्स को खरीद रहे हैं या खरीदा हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ना। अब इन्वेस्टमेंट 2 होते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो वो शॉर्ट टर्म लिख के ही मिलेगा, या मार्केटेबल सिक्योरिटी मिलेगा, दैट्स इट, उसमें और कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। ठीक है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म लिखा है या फिर मार्केटेबल लिखा है तब आप उसको करंट एसेट्स बोलिए, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ओनली नॉन करंट एसेट्स। जिसमें नॉन करंट एसेट के अंदर क्या किस सब हेडिंग में आता है, तो वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मोटर कार। कार है, स्कूटर है, ये सब क्या होता है हमारा, एक व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जिसको हम एसेट्स कहते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल के अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें आपको इसको दिखाना होता है। अगला आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजंस होते हैं हमारे सारे के सारे लायबिलिटीज, इसलिए करंट लायबिलिटीज हमारा हेडिंग्स है, जिसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर ये दिखाया जाता है। तो हर एक करेक्ट हेडिंग और सब हेडिंग मिलाकर आपको मिलेगा हाफ। ये इसका मार्किंग स्कीम है, इंटू 6, और यानी 3 नंबर आपको इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे अकाउंटेंसी का वर्कशीट पूरा होता है। तो आइए एक बार रिकैप करते हैं फटाफट कि हमने आज किस किस चैप्टर को कवर अप किया है इसमें। लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने पार्ट बी का हेडिंग और सब हेडिंग रिवाइज किया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने शेयर्स का एक वाइटल पार्ट यानी कंपनी का शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन को रिवाइज किया। एमसीक्यू के थर्ड क्वेश्चन से हमने शेयर्स की थ्योरी को तैयार किया, जिसमें हमने डिस्काउंट में री इशू नहीं होता या होता है, इसको हमने समझा। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के चैप्टर से एंट्री बेस्ड क्वेश्चन का एक पॉइंट समझा, लायबिलिटीज को पार्टनर अगर पे करे तो। और पहले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि एक नया पार्टनर आया है, मतलब कुल मिलाकर कहें तो न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया। तो एडमिशन, शेयर्स, पार्ट बी, और क्या रह गया आपका यहाँ पर, शेयर्स, 2 बार शेयर्स आया। तो ये हमारे आज के रिवीजन हुए इस वर्कशीट के क्वेश्चंस में। चलिए फटाफट आ जाते हैं बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट की तरफ। तो ये रहा आपका वर्कशीट नंबर 13, और ये रहा उसका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, द फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ द वर्क इज, नाम आपके सामने, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर एंड डिसिप्लिनेरियन। ये जो 4 नाम आप देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि ये आपके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत फंक्शनल फोरमैनशिप का के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि टेलर ने सजेस्ट हमें किए हैं, और जिसकी बात पूछ रहे हैं कि किसका काम इसमें से क्वालिटी को चेक करना। तो भाई क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए, क्वालिटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आप क्वालिटी इंस्पेक्टर ऐसा मान लीजिए, आपको वही क्वालिटी चेक करनी होती है। और वैसे भी रिपेयर बॉस में रिपेयर लिखा है, इससे आप समझ सकते हैं। डिसिप्लिनेरियन में भी डिसिप्लिन वर्ड आ गया। हाँ, गैंग बॉस में पढ़ करके कुछ क्लैरिफाई नहीं होता, लेकिन आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये इसका जवाब नहीं है, जवाब है इसका ऑप्शन सी, इंस्पेक्टर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये है आपका क्वेश्चन, और उसके ऊपर एक केस है। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले कि हम पढ़े, मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको, नेचर ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 3 ही होते हैं आपके सिलेबस में, कोर्स के अकॉर्डिंग। पहला होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज अ साइंस, और तीसरा होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आपको जब भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक जवाब हो सकता है, आर्ट, साइंस या प्रोफेशन। ठीक है, चौथा कोई जवाब नहीं हो सकता। A group of people believes that management is a systematic body of knowledge। देखिए अब ये कुछ हमें हिंट मिल रहे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, systematic body of knowledge that explains certain general truth, यानी ये हमें कुछ जनरल ट्रुथ बताते हैं, and is based on logical observation। तो देखिए साइंस के ही कुछ यहाँ पे हमें हिंट दिख रहे हैं,
ऑब्जर्वेशन करना, जनरल ट्रुथ की बात करना, बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज का होना, ये सब फीचर्स किसके हैं? साइंस के। तो इस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ साइंस को डिस्क्राइब किया गया, ना कि आर्ट्स ना ही प्रोफेशन। और ये होम साइंस हो या कोई साइंस, इससे कोई मतलब नहीं है, साइंस तो कुल मिलाकर ये है ही नहीं, तो वहां सोचना ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सुटेबल फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस एंड आयरन वर्कर्स। देखिए, प्लम्बर्स आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि घर में सबके नल के हैं, और सभी के घर में नल के कोई और नहीं, प्लम्बर्स ही लगाते हैं। इलेक्ट्रीशियंस भी आप सभी अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये सारे बहुत कॉमन नेम्स है जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। इनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो इनके लिए कौन सी ट्रेनिंग सूटेबल है? देखिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग को बेसिकली दिया जाता है तब जब किसी वर्क को करने में जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर जो करने में मशीन्स काफी कॉस्टली होती हैं वो खराब हो सकती हैं, तो ऐसे केस में हम वेस्टिबल ट्रेनिंग को ऑप्ट करते हैं। और यहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या आयरन वर्कर्स, इन सब के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे कि खासकर प्रोफेशनलिज्म चीजों में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को एक साथ लेकर चलते हैं। कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ लेबोरेटरी वर्क हो गया या प्रैक्टिकल वर्क, उस तरह की चीजें, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? वर्क को वर्क प्लेस पे करते हुए देखते हैं, सीखते हैं, और हमारा सुपरवाइजर होता है जो हमको गाइड करता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन में बेसिकली यही होता है कि वो मास्टर ट्रेनर से को देख देख कर, या उनको वो ट्रेन करते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो इसके हिसाब से जवाब फिलहाल आ चुका है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये थे हमारे ऑप्शंस, और करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। चलिए बढ़ते हैं अब आज के बड़े क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस करना है आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। बेसिस होगा नेचर, नीड और फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए देखते हैं सीधे सीधे डिफरेंस बिटवीन द टू। ये रहा वो। मार्किंग बहुत सिंपल सा है, 1 मार्क फॉर करेक्ट डिफरेंस और 3 पॉइंट्स हैं। नेचर, तो नेचर ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ये एक रिजिड होता है, इसमें बदलाव ज्यादातर नहीं हो सकते। जैसे आपको बात करना है बिल्कुल वैसे ही करना है आप, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप। अगर बॉस हैं, आपको अपने सबऑर्डिनेट को डांटना है, ठीक है, तो आप डांटेंगे ही। उसमें कुछ और तरीके से आप नहीं बोल सकते कि देखो भाई मेरी मजबूरी है तो हम तुमको डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बॉस हैं, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, मतलब आपको डांटना है तो बस डांटना है, ठीक है। तो ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ ये रिजिड होता है। या फिर मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई पहले था, लेकिन बाद में आपका उससे झगड़ा हो जाता है, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। आपका बॉस कहता है कि आप उससे बात करिए, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि सर मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैं बात नहीं करूंगा, तो भाई आप नौकरी छोड़ दीजिए इससे अच्छा। तो इसका मतलब है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल रिजिड होता है, वहां पे आपके पर्सनल पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये रिजिडनेस नहीं होती है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप जब चाहें, जिससे चाहें, जैसे चाहें बात कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है नीड। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है? तो नीड पूरी करता है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको इंटरप्रेट कराना, सॉरी लागू करना होता है। पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिक्टेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बस और कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नीड्स के लिए होता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपको मन करता है दूसरे से बात करने का, दोस्ती है, आपके पड़ोसी हैं, इसलिए आप उनसे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि स्केलर चेन फॉलो होता है, सभी को पता होता है कि ऑर्डर कौन देने वाला है, या हम अपने प्रॉब्लम्स लेकर किसके पास जाने वाले हैं, तो वो कम्युनिकेशन एकदम चेन वाइज होता है, पता होता है कहां से क्या बातें आ रही हैं। तो ये इजी हो गया फिक्स करना, किसी भी बात की जिम्मेदारी को लेने के लिए किसने वो बात कही। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आमतौर पर र्यूमर्स क्रिएट होते हैं, और कोई सोर्स ऑफ उनका इंफॉर्मेशन भी नहीं होता, बस जिसके मन में जो आया वो बोल दिए। तो ऐसे केस में बहुत ही मुश्किल, यानी कहे तो नामुमकिन हो जाता है पता लगाना कि कौन इसका जिम्मेदार था। तो देयर इज नॉट नो पॉसिबिलिटी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये था इसका डिफरेंस बिटवीन द टू, और हर एक करेक्ट डिफरेंस के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल इन द अब पैरा। आपको एक पैराग्राफ में दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग किसका? वर्किंग कैपिटल का, बस वो आपको हेडिंग पहचानना है। और दूसरे में कहा है कि कोई अदर थ्री। देखिए, अगर आप इसको ढंग से नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है आप दोबारा से उसी को इसमें एक्सप्लेन भी कर दें, इसलिए आपको जरूरी है अच्छे से पहचान लेना।
और खैर जैसा भी हो, आपको दूसरे पॉइंट के अंतर्गत 3 अलग फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, सेम उसी वर्किंग कैपिटल नीड्स को लेकर। आइए पढ़ते हैं केस में क्या लिखा है। Megha is planning to enter in a business of herbal shampoo. In the beginning, she was thinking there are very few companies making herbal shampoo. देखिए, मेघा जो है प्लान करती है कि वो हर्बल शैम्पू बनाने की एक बिजनेस में एंटर करेगी, और शुरुआत में उसको क्या लगता है या क्या सोचती है कि बहुत कम कंपनियां जो ऐसा करती हैं, यानी कंपटीशन ना के बराबर। बट when she started selling her product, she realized that many companies are already in the business of selling herbal shampoo। और तब उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो अकेली नहीं है, बहुत सी कंपनियां ऐसी जो हर्बल शैम्पू बना रही हैं और बेच रही हैं, यानी कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो मैं बार बार आपको सेंटेंस में वो वर्ड यूज करके बता ही रहा हूं, आपको जवाब मिल चुका होगा अब तक। खैर, नहीं भी समझ में आया तो ये रहा उसका जवाब। लेवल ऑफ कंपटीशन, ये है वो पॉइंट या वो हेडिंग जिसको यहाँ पे एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल दिया गया था। तो ये अगर आप सही पहचान लेते हैं तो आपको इस पे 1 मार्क मिल जाएगा यहीं से। और दूसरा हिस्सा आता है आपका कोई भी 3। देखिए मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है, एक्चुअली वो 3 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। मैंने जितने भी पॉसिबल हेडिंग्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं, आप एक एक करके फटाफट देख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी आपके वर्किंग कैपिटल की जरूरतें इन बातों पर निर्भर करती हैं। ऐसे ही बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अलाउड मतलब आप उधार कितना देते हैं, देने की जरूरत है। क्रेडिट अवेल मतलब आपको कितना उधार मिल जाता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो ये सारे वो हेडिंग्स हैं जिसको हम दिमाग में रखते हैं जब अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और मार्किंग स्कीम में आप देख सकते हैं, मैंने वहां 2 लिखा था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअली क्वेश्चन में 3 था तो 3 ही आपको करना है। 3 इंटू हाफ फॉर हेडिंग एंड हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन। और रोज की तरह एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप जरूर से जरूर बुक से देखकर मिला लें, नोट से मिला लें और फिर वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट एक बार कि आज हमने बीएसटी में किस किस चैप्टर को गो थ्रू किया। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में गो थ्रू किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स अफेक्टिंग को। फोर्थ क्वेश्चन से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्टिंग के चैप्टर को गो थ्रू किया, डिफरेंस बिटवीन द टू पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन में हमने ट्रेनिंग के बारे में बात किया है। सेकंड क्वेश्चन में हमने मैनेजमेंट के बेसिक चैप्टर जिसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हमने टच किया, और फर्स्ट क्वेश्चन में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से फंक्शनल फोरमैनशिप को हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आज का वर्कशीट का दोनों का टारगेट पूरा होता है, और उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती जा रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।